एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अक्टूबर 2019 का क्वेश्चन नंबर 2C। जितने भी क्वेश्चन है सब अपलोड कर दिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उस प्लेलिस्ट में जाके पूरे क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को मैंने अलग सॉल्व किया है, जिससे आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन को आप जल्दी से देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो 2C 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड जीएसटी लायबिलिटी। तो क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से, रवि इज़ ए पार्ट टाइम टीचर इन कल्याण महाराष्ट्र। कल्याण में एक पार्ट टाइम टीचर है एंड ही प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ट्यूशन से उसको फ़ी मिला 1,30,000 से, सैलरी मिला, एग्रीकल्चर प्लॉट से रेंट मिला, कोचिंग देता है हॉकी का, उधर से पैसा मिला, रेजिडेंशियल फ्लैट को भाड़े पे दिया, उधर से मिला, कमीशन रिसीव्ड हुआ ओवरसीज़ एजुकेशन पे, कमीशन पेड किया ओवरसीज़ एजुकेशन ऑफ ₹11,000। फिर क्या बोला है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड जीएसटी लायबिलिटी। तो आपको बताना है कि जीएसटी लायबिलिटी कितना है और टैक्सेबल सप्लाई कितनी है और उसके ऊपर जीएसटी लायबिलिटी कितनी है। आई बात समझ में? यस और नो? तो यहाँ पे हम लोग का ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर होगा। तो कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको पहले भी एक क्वेश्चन 2A किया है तो वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले पार्टी का नाम लिखना है, तो पार्टी का नाम लिख दिया। उसके बाद हम लोग को लिखना है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड जीएसटी लायबिलिटी, पर्टिकुलर अमाउंट करके लिखना है। और कितने पॉइंट है इसमें, 7 पॉइंट्स है। 7 के 7 कॉपी पेस्ट करने हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। तो ये आपने कॉपी कर लिया, 7 के 7 पॉइंट। अब डिस्कस करते हैं, टैक्सेबल है तो अमाउंट लिखो, नॉट टैक्सेबल है तो डैश करो या ज़ीरो लिखो। आई बात समझ में? तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो रिसीव्ड फी फ्रॉम ट्यूशन, तो भाई ट्यूशन है, सर्विस दे रहा है, टैक्सेबल है। आई बात समझ में? कोई भी ट्यूशन दो, कैसा भी ट्यूशन दो, प्राइवेट हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है। तो 1,30,000 आपका अमाउंट आ जाएगा। फिर सैलरी, लास्ट 2A क्वेश्चन 2A में भी बताया था, सैलरी के ऊपर जीएसटी नहीं आती है। तो कहीं आप जॉब करो, वहाँ से सैलरी मिलता है, सर्विस आप ज़रूर प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन सैलरी पे जीएसटी नहीं आती, तो इसलिए इसको ज़ीरो किया है। फिर एग्रीकल्चर प्लॉट, एग्रीकल्चर का एक्टिविटी लास्ट टाइम नहीं हुआ था, अभी बता देता हूँ। एग्रीकल्चर का कोई भी एक्टिविटी हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्पशन बता रहा हूँ, पूरा रिवीजन हो रहा है। देखो, एग्रीकल्चर में आप क्या करते हो, खेती करते हो, अनाज उगाते हो। तो खेती करने से लेके अनाज उगने तक, अनाज उगाने से लेके अनाज को काटने तक, काटने से वो अनाज को मतलब साफ़ करके बोरी में भरने तक, बोरी में भर के उसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपना प्राइमरी मार्केट पहुंचाने तक, और वहाँ पे जो भी सेल परचेज होगा वहाँ तक, कोई भी सर्विस आएगा, कुछ भी सर्विस आएगा, नॉट टैक्सेबल। आई बात समझ में? तो एग्रीकल्चर प्लॉट को आपने भाड़े पे दिया है, उधर से भाड़ा मिल रहा है, इट इज़ नॉट टैक्सेबल ओनली। ठीक है, बट वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो प्राइमरी मार्केट में गया, बोले सर प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? तो जैसे आप गेहूं को लेके गए अपने खेत में से बाज़ार में बेचने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट कोई स्पेसिफिक मार्केट नहीं होता कि भाई हाँ ये मुंबई में है, ये दिल्ली में है, ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे ये गेहूं को बेचा खरीदा गया, प्राइमरी मार्केट हो गया। लेकिन वो गेहूं को कोई बंदा आता है और बंदा वो गेहूं खरीदता है और उसको फिर आटा बना के पैकेट बना के बेचता है, तो अब वो सेकेंडरी मार्केट में चला जाएगा, और सेकेंडरी मार्केट में गया तो जीएसटी लगना कंपलसरी है। आई बात समझ में? तो एग्रीकल्चर प्लॉट का ज़ीरो आएगा। फिर रिसीव्ड कोचिंग इन हॉकी, फी रिसीव्ड फॉर कोचिंग इन हॉकी, हॉकी में आपको कोचिंग दे रहा है। तो मैंने आपको बताया था आर्ट्स कल्चर हो गया, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो गई, इसके अंदर स्पोर्ट्स के अंदर अगर आपने ट्रेनिंग दिया तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो ये भी आपका डैश होगा। बहुत सारे चेंजेस आए, ये आपके अपकमिंग जो TY BCom एग्ज़ाम के हिसाब से बता रहा हूँ, बहुत सारे चेंजेस आए जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो अभी नॉट टैक्सेबल है वो टैक्सेबल हो गई है। तो हम लोग वो वाला अपडेशन नहीं देखेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी 2 दिन के बाद है। आई बात समझ में? तो उस हिसाब से ये नॉट टैक्सेबल है। फिर मैंने रेंट के बारे में बताया था, रेजिडेंशियल फ्लैट, रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए आपने भाड़े पे दिया है या उससे भाड़ा कमा रहे हो, नॉट टैक्सेबल। एंड सेम इस कमर्शियल पर्पज़ होगा, टैक्सेबल। और फिर मैंने आपको 3 अमाउंट याद करने कहा था, 1,000, 10,000, 10,000। होटल रूम का रेंट 1,000 या उससे कम होगा तो नॉट टैक्सेबल। शॉप का रेंट 10,000 या उससे कम होगा, नॉट टैक्सेबल। हॉल, कम्युनिटी हॉल है, उसका 10,000 पर डे से कम होगा, नॉट टैक्सेबल। बाकी सब टैक्सेबल।
ठीक है, तो ये भी नॉट टैक्सेबल होगा। फिर रेफरल कमीशन रिसीव्ड ऑन ओवरसीज़ एजुकेशन, ओवरसीज़ एजुकेशन के ऊपर कमीशन कमाया, तो कमीशन कुछ भी कमाओ, एग्रीकल्चर से नहीं होना चाहिए, तो टैक्सेबल होगा, तो अमाउंट आएगा 25,000। फिर देखो ये पेड बोला है, अब पेड बोला है, देखो बच्चा ये रिसीव्ड है, ये रिसीव्ड है, ये रिसीव्ड है, ये तीनों रिसीव्ड है, ये मतलब इनकम है, ये तो फिर आपके परचेज हो गया है ना, खर्चा हो गया, वो इसमें नहीं आएगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे डैश मार देंगे टोटल। इन सबको टोटल करने का तो आपको वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सेल्स दिखेगा 15 लाख 1,55,000। आई बात समझ में? अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो अमाउंट लिख के आने का, और अमाउंट अगर आपने सब लिख दिया तो 7 मार्क का है तो 2 ही मार्क्स मिलेगा। तो मैंने कहा था ये उन लोगों के लिए जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कॉन्सेप्ट समझ के करेंगे तो बहुत सिंपल है, आपका क्लियर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 15 लाख आपका टैक्सेबल सप्लाई आ गई, इसके ऊपर आपको 9% जीएसटी निकालना है, तो 9% आप निकालोगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CGST SGST लिख दिया। अब इसके ऊपर 9% निकालना है, तो पहले हम लोग वैल्यू ले लेंगे 9% कितना 1,55,000 जीएसटी कितना आ जाएगा, 9% निकालो 13,950 13,950। आई बात समझ में? अब जो परचेज़ का है ये ए दिया है, अब हम लोग परचेज़ का निकालेंगे, तो परचेज़ का हम लोग लेस करते हैं, लेस पेड ऑन इनवर्ट और परचेज सप्लाई, रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म, क्योंकि ये ओवरसीज़ हो रहा है तो हम लोग को ये कमीशन पे करना होगा बाहर, लेकिन उसके ऊपर जीएसटी हम लोग को इंडिया में पे करना होगा, तो इंडिया में पे करना है तो 11,000 पे 9% चेक करो 11,000 है, 9% ईच, तो 9% ईच है 990 आएगा। आई बात समझ में? यस और नो? तो इस तरीके से करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे तो अब इन दोनों को माइनस कर देने का, 13,950 उसमें से ये दोनों अमाउंट माइनस होगा, तो आपको नेट टैक्स लायबिलिटी मिल जाएगा 12,960 12,960। आई बात समझ में? यस और नो? तो इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है। आई बात समझ में? अक्टूबर का है न, अप्रैल का भी सिमिलर क्वेश्चंस हैं थोड़े बहुत, लेकिन जो भी चीज़ है उसको मैंने ट्राई किया है कि अक्टूबर का करोगे तो अप्रैल का भी आपका पेपर कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।